नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायो मंत्र के इस YouTube चैनल पर। और आप सभी को पता है राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और लेबर असिस्टेंट का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। आई होप आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाला सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। यहाँ पर हम बायोलॉजी की स्टडी करने वाले हैं। बायोलॉजी का जो भी सिलेबस रहेगा हमारा लेबर असिस्टेंट, जेट, नीट और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बायोलॉजी के जो मैं लेक्चर लेने वाला हूँ इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। मैं यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा गाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। इस क्लास को हम इंट्रोडक्शन कहेंगे क्योंकि मैं आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेसिक लेवल से जो है यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जिसी को हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बात करें बायोलॉजी जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ही उठा लिया जाता है कि बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है और कौन से दो वर्ड से ये शब्द मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको और बता देता हूं। कभी कभी बायोलॉजी को अपवादों का विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? अपवादों का विज्ञान भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज भी। इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर आप दो लैंग्वेज सुनने हो, एक तो लैटिन लैंग्वेज, एक ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज कहाँ पर यूज की जाती थी। तो यूरोप जो है वहां पर लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज जो है यूज की जाती थी। बात करें सबसे पहले यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था और लैटिन लैंग्वेज से बनी है ग्रीक लैंग्वेज, और ग्रीक लैंग्वेज से अभी प्रेजेंट टाइम पे बात करें हम तो स्पेनिश जो लैंग्वेज है वो वर्तमान में यूरोप के अंदर बोली जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं बायोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट शब्द है बायोज और सेकंड शब्द है लोगोज। बात करें यहाँ पर बायोज और लोगोज का मतलब क्या होता है, तो बायोज का मतलब होता है जीवन। क्या होता है? जीवन, है ना। और लोगोज का मतलब होता है अध्ययन करना। अब आप सभी को पता है कि जीवन कौन से जीवों में पाया जाता है, सजीवों में या फिर निर्जीवों में। मतलब मेरे अंदर जीवन है या फिर इस पेन के अंदर जीवन है, तो आप कहोगे कि सर आपके अंदर क्या है? जीवन है। मतलब इस पेन के अंदर जीवन नहीं है, ये निर्जीव है और मैं क्या हूं? सजीव हूं। तो सजीवों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसी शाखा को हम कहते हैं बायोलॉजी। सजीवों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनता है कि जो बायोलॉजी शब्द है ये किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द देने वाले कौन थे? तो ध्यान रखना है लेमार्क और ट्रेवीरेनस। नाम ध्यान रखना है, लेमार्क व ट्रेवीरेनस। और ये जो शब्द दिया था ये कब दिया था? तो 1802 के अंदर ये शब्द दिया गया था लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि जो बायोलॉजी शब्द है या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी आप सभी को पता है अरस्तु को कहा जाता है। हमारे जो पिता है अरस्तु, और अरस्तु के दो बेटे हैं, एक तो है बायोलॉजी और एक है जूलॉजी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, तो भी आपका आंसर क्या होगा? अरस्तु। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसकी एक और शाखा आती है बायोलॉजी को की जिसको हम बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम बॉटनी कहते हैं। तो अगर बॉटनी की बात करें तो बॉटनी जो है इसके फादर कौन है? अगर बात करें हम फादर या बॉटनी के जनक कौन है तो ध्यान रखना है आपको थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस ये जो है बॉटनी के फादर हैं। यहीं पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो इकोलॉजी के फादर है वो भी कौन है? इकोलॉजी के फादर भी थियोफ्रेस्टस है। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी, अगर इंडियन इकोलॉजी के बारे में पूछा जाए, इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो आपको ध्यान रखना है आर मिश्रा।
क्या ध्यान रखना है, आर मिश्रा नाम ध्यान रखना है। यहीं पर आपसे अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है विलियम रॉक्सबर्ग। क्या नाम ध्यान रखना है, विलियम रॉक्सबर्ग, रॉक्सबर्ग, ठीक है। फादर ऑफ अगर इंडियन बॉटनी पूछा जाए तो विलियम रॉक्सबर्ग का नाम ध्यान रखना है। इसी के साथ में आगे अगर हम बात करें कि जो थियोफ्रेस्टस हैं इनकी कौन कौन सी बुक्स है, तो बुक्स के बारे में ध्यान रखना है आपको। इनकी जो बुक्स है वो 2 है। बुक्स का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये एक बुक है इनकी थियोफ्रेस्टस की। एक और बुक है इनकी जिसका नाम है पादपों का कारण, पादपों का कारण। ये दोनों बुक्स आपको ध्यान रखनी है, किसकी बुक है, थियोफ्रेस्टस की, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर हमने बेसिक जो है डिटेल जानी है। इसके बाद में आगे और चर्चा हम करने वाले हैं कि यहाँ पर हमने बात की है सजीवों की। तो सजीवों के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिससे हम इनको सजीव कहते हैं। तो सजीवों के अंदर आपको निम्न गुणों को ध्यान रखना है कि ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनकी वजह से हम इनको सजीव कहते हैं, ठीक है। तो कुछ गुणों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बात करूं, सजीवों का जो शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इनके अंदर गति, जो सजीव होते हैं वो गति करते हैं। सजीवों के अंदर उत्तेजनशीलता होती है, उत्तेजनशीलता होती है। और सजीवों के अंदर क्या होता है, उपापचय क्रिया होती है। सजीवों के अंदर उपापचय क्रिया होती है और सजीवों के अंदर अनुकूलन होता है, अनुकूलन होता है। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इनके अंदर पोषण की क्रिया होती है, या ये पोषण करते हैं, बिना पोषण के जीवित नहीं रह सकते हैं। इसी के साथ अगर अपन बात करें संवेदनशीलता, हमने यहाँ पर लिख सकते हैं हम संवेदनशीलता, ठीक है, संवेदनशीलता। तो ये सारे गुण जो हैं किसके हैं, ये सजीवों के गुण हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं आपको। अगर आपसे पूछे जाए कि सजीवों के कौन कौन से गुण हैं जिसकी वजह से हम इनको सजीव कहते हैं, और निर्जीव के आप सभी को अगर पूछा जाए कि निर्जीव के अंदर या सजीव या निर्जीव के अंदर डिफरेंस अगर क्रिएट करना हो तो किस प्रकार से कर सकते हैं कि सजीवों में ये सारे जो है गुण कैरेक्टर पाए जाते हैं, लेकिन निर्जीव के अंदर ये सारे कैरेक्टर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और जो पॉइंट्स हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। जनरल इंट्रोडक्शन की यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं, और जनरल इंट्रोडक्शन में आपको कुछ निम्न बातें और ध्यान रखनी है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जो सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से और बात करते हैं हम कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो कोशिका हो गया, लेकिन अगर आपसे यहीं पर घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाता है कोशिका। यहां से आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछा जाए तो आप सभी को मालूम होगा, और नहीं है तो आज के बाद भूलना नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच ऑफ एग, जिसका जो वेट होता है या जिसकी साइज होती है वो कितना होता है, 1000 से वेट होता है इसका 1000 से 1300 ग्राम, इतना इसका वेट होता है ऑस्ट्रिच एग का। और बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो सबसे छोटी कोशिका आप सभी को पता है माइकोप्लाज्मा। देखिए आपको लग रहा होगा ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी एक बार आपको पढ़ना जरूरी है। जिसका अगर वेट आपसे पूछा जाए तो 0.1 माइक्रोमीटर इसका जो है लंबाई होता है इसका, ठीक है। और बात करें PPLO भी इसी को कहा जाता है। PPLO का पूरा नाम है प्लूरो निमोनिया लाइक
ऑर्गेनिज्म, ये इसका पूरा नाम होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछी जाए तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है, और इसके अगर वेट की बात करें हम तो 50 माइक्रोमीटर इसका जो है 50 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है। और बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। क्या नाम है? अंडाणु, जिसको ओवम कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम या अंडाणु। ठीक है, जिसका अगर वेट आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ध्यान रखना है लगभग में 0.12 माइक्रोमीटर, इतना जो है इसका वेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है 4-5 क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। इसके बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका अगर पूछी जाए आपसे, सबसे लंबी कोशिका की अगर अपन बात करें तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, जिसको हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन या इसी को हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका, जो कि कहां पर पाई जाती है? ये ब्रेन के अंदर मिलती है। ब्रेन मतलब मस्तिष्क के अंदर मिलती है। और इसका जो लंबाई होता है वो होता है 1 से 1.5 मीटर। कितनी लंबी होती है? 1 से 1.5 मीटर। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि हमारे शरीर के अंदर सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस ऑर्गन के अंदर या किस अंग के अंदर पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में या मानव शरीर में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता अगर आपसे पूछी जाए तो यकृत के अंदर मिलती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसके अंदर मिलती है? यकृत, या इसी को हम कहते हैं लीवर। तो लीवर के अंदर सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता मिलती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे कम या न्यूनतम पुनरुद्भवन की क्षमता या अनुपस्थित होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है, तो वो होता है न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, यहां तक ये सारी बातें आपको क्लियर कर लेनी है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ऐसे कौन से कोशिकांग है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऐसे कौन से कोशिकांग है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल कौन सी है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल कौन सी है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस एब्सेंट किसके अंदर? प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो एक सेल होती है जिसको हम चालनी नलिका कहते हैं। चालनी नलिका के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्लांट के अंदर। और अगर एनिमल में पूछा जाए आपसे तो एनिमल के अंदर जो आरबीसी होती है, उस आरबीसी के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि अगर अपवादों की बात करें हम तो अपवाद कौन कौन से हैं? अपवाद की बात करें तो ऊंट और लामा की जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऊंट और लामा की आरबीसी में, ऊंट व लामा की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऊंट व लामा की आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और एब्सेंट किस में होता है? तो चालनी नलिका के अंदर और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये सारी हमने बेसिक जानकारी ली है। इसके बाद में हम सेल बायोलॉजी जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आपको बेसिक जानकारी समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है। जितना ज्यादा आपका लाइक रहेगा उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए
कंटिन्यू डे टू डे मैं आपको नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूंगा, लाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।